जय हिंद। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पूरा जो दिल्ली सल्तनत था वो हमने ख़त्म कर दिया था, और उसमें से शायद 4 या 5 लेक्चर कुछ ऐसे बने हैं, 4 लेक्चर ही शायद। और आज हमें पढ़ना है विजयनगर, ठीक है। और इसके बाद जो भी और दक्षिण भारत के कुछ राजवंश होंगे तो उनके बारे में भी हम जो है तो डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर हमारा जो है तो बाबर का आक्रमण होगा, बाबर, हुमायूं, और फिर इसके बाद अकबर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद हमारा जल्द ही जो हो तो ये मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। 3 से 4 लेक्चर पूरा लगेगा, 4 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समय पर हुई थी। ये कब हुई थी? 1336 में हुई थी। कब हुई थी? 1336 में। कब हुई थी? 1336 में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, एमबीटी के समय में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर और बुक्का नामक 2 लोगों ने, हरिहर प्लस बुक्का नामक 2 लोगों ने हमारी विजयनगर की स्थापना की थी, ठीक है। विजयनगर की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। इसी के पैरेलल आप यहाँ पे दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारा अलाउद्दीन बहमन शाह, कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह क्या करता है? बहमनी राजवंश की स्थापना करता है, ठीक है। बहमनी राजवंश की स्थापना करता है। बहमनी राजवंश की इधर स्थापना करता है। कब? 1347 में, ठीक है। और इस तरफ 1336 में विजयनगर की स्थापना हो जाती है। आगे चल करके क्या होता है कि जो बहमनी राजवंश है ये कई छोटे छोटे प्रांतों में जो तो इसमें शासन प्रशासन चलता रहता है, और इधर विजयनगर में भी कई सारे राजवंश आते हैं, और फिर आगे चल करके इन दोनों के बीच में एक संघर्ष होता है, उसको हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 1336 में हरिहर प्लस बुक्का नामक जो हो तो लोगों ने की थी, ठीक है। इसकी जो राजधानी की थी तो क्या थी? हम्पी। इसकी राजधानी कौन सी थी? हम्पी थी, ठीक है। कौन थी? हम्पी थी। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो विजयनगर में कई सारे जो हो तो राजवंश समय समय पर आते हैं। इसमें से जो प्रमुख राजवंश होता है तो कौन सा होता है? तुलुव वंश। कौन सा होता है? तुलुव वंश। तो तुलुव वंश का जो सबसे सर्वशक्तिशाली जो हो तो शासक होता है तो कौन होता है? कृष्णदेव राय। कौन सा होता है? कृष्णदेव राय, ठीक है। अब इसमें कृष्णदेव राय थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे कुछ चीजों को याद करना है। जैसे कृष्णदेव राय अमुक्त माल्याद नामक जो हो तो रचना करता है, ठीक है। और ये किस लैंग्वेज में थी? तेलुगु लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में थी? तेलुगु लैंग्वेज में, ठीक है। दूसरी रचना कौन सी करता है? जाम्बवती कल्याणम, ठीक है। जाम्बवती कल्याणम, और ये किस लैंग्वेज में थी? संस्कृत लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो ये नागलपुर नगर की स्थापना करता है। नागलपुर नगर की स्थापना करता है कौन? कृष्णदेव राय। और यहाँ पे प्रमुख जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्या है? विट्ठल स्वामी मंदिर की स्थापना करता है वहीं हम्पी में, ठीक है। विट्ठल स्वामी मंदिर की स्थापना करता है कहाँ पर? हम्पी में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा कि विट्ठल स्वामी मंदिर की स्थापना किसने करवाई? तो कृष्णदेव राय ने। पूछेगा कि विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी में, ठीक है। तो ये तीनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये विट्ठल स्वामी मंदिर जो तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि कृष्णदेव राय का संबंध किस जो हो तो साम्राज्य से है? तो विजयनगर साम्राज्य से। और किस वंश से है? तो तुलुव वंश से है, ठीक है। इसका अंतिम शासक कौन था तुलुव वंश का? तो सदाशिव था। कौन था? सदाशिव था, ठीक है। आगे यदि हम बात करें कि इसका पतन कैसे हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पतन का मेन कारण क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य के मेन पतन का कारण क्या था? जो बहमनी जो मैंने राजवंश बताया इसके पैरेलल में चल रहा था, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने एमबीटी के समय में ही दोनों की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में संघर्ष होता है। और ये जो दक्षिण संघ है, देखिए यहाँ पे विजयनगर और दक्षिण संघ, ये दक्षिण संघ किसके पार्ट है? बहमनी राजवंश के, बहमनी साम्राज्य के पार्ट है। किसके? बहमनी साम्राज्य के पार्ट है, ठीक है। किसके पार्ट थे? ये बहमनी साम्राज्य के पार्ट थे, ठीक है। और विजयनगर और दक्षिण संघ में इनके बीच में एक टक्कर होती है, और जिनके बीच में एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। क्या बोलते हैं? तालीकोटा का युद्ध, या तो राक्षस तंगड़ी का युद्ध, या तो बन्नी हट्टी का युद्ध। तीनों इसी के नाम है, तीनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि तालीकोटा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो विजयनगर और दक्षिण संघ के मध्य में हुआ था। राक्षस तंगड़ी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो विजयनगर दक्षिण संघ के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में, ठीक है। विजयनगर की तरफ से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहा था। विजयनगर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहा था। और दक्षिण संघ की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अली आदिल शाह कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर
जो तो ये हमारा विजयनगर खत्म होता है। इसके पहले मैं कुछ एक आध पॉइंट, लेकिन जब हमने पढ़ा था किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, खिलजी वंश में, तो यहाँ पे आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था कि जो अलाउद्दीन था, तो अलाउद्दीन के समय में क्वेश्चन आएगा कि किस दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश के समय, किस शासक के समय, किस सुल्तान के समय सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो उसका आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण, मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण, मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण, मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण किसके समय में हुआ, तो किसके समय में होगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन यहाँ से एक आध बार ये आ चुका है, तो इसलिए मैंने इसको जो तो नोट करवा दिया आपके सामने। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि विजयनगर और दक्षिण संघ के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें से जो तो विजयनगर का पतन हो जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखना है। अब मैं इसे इरेज करके कुछ आगे चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे समझते हैं, हमने विजयनगर के बारे में पढ़ा, और विजयनगर के बाद हमें पढ़ना है बहमनी राजवंश के बारे में थोड़ा सा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब होगी हमारे 1347 में। कब होगी, 1347 में। किसने की, अलाउद्दीन बहमन शाह, या इसी को बोलते थे हसन गंगू। तो दोनों नाम आपको नोट करने हैं, मान के चलिए वो हसन गंगू के नाम से आ जाए कभी, हसन गंगू, हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। अलाउद्दीन बहमन शाह मैं कई बार बोल चुका हूं, तो ये ठीक है। हसन गंगू, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये क्या हुआ कि बाद में धीरे धीरे ये 5 जो हो तो भागों में डिवाइड हो गए, लेकिन हमें ये सब पढ़ना नहीं है, मैंने केवल जानकारी के लिए यहाँ पर लिखा है। तो बीजापुर, अहमदनगर, बरार और गोलकुंडा और बीदर, इन 5 भागों में ये डिवाइड हो जाता है बहमनी राजवंश, बहमनी साम्राज्य। और इसी के बारे में अभी हमने देखा था कि जो दक्षिण संघ था, तो इन्हीं सबका मिला जुला रूप था जो हमारे विजयनगर साम्राज्य से संघर्ष किया था, जिसमें से विजयनगर का पतन हो गया था, ठीक है। तो यही जो हो तो मिल करके जो हो दक्षिण संघ का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक चीज आपको याद रखना है कि जो बीजापुर है, तो बीजापुर की स्थापना किसने की थी, तो बीजापुर को स्वतंत्र करवाने का श्रेय किसे जाता है, यूसुफ आदिल शाह को। बस इसे आपको एक याद रखना है इधर का, ठीक है। फिर हम यदि आगे बात करें दूसरे राजवंशों की, तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी, जौनपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और क्यों की थी, फिरोज शाह तुगलक ने, इसका जो भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बचपन का नाम क्या था, जौना खां, तो उसकी याद में, जौना खां की याद में इसने जो हो तो जौनपुर की स्थापना की थी, ठीक है। फिर जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी, मलिक सरवर ने। किसने, मलिक सरवर ने जौनपुर को स्वतंत्र करवा लिया और यहाँ पर स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर ली। फिर यहाँ पे यदि एक पॉइंट आगे हम देखें, तो कश्मीर में जो राजवंश था, तो वहां पे एक शासक था जैनुल आबदीन। ये कब की बात है, 1420 के आसपास की बात है। डेट याद नहीं रखना, मैंने केवल गेस करने के लिए यहाँ पे लिखा है, ताकि एक अंदाजा हो कि किस समय की बात हो रही है। जैनुल आबदीन था, तो उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ये मेन पॉइंट है, क्या है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था, तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है या किसे कहा जाता था, तो जैनुल आबदीन को, ठीक है। ये यहाँ पे याद रखना है आपको। आगे यदि हम बात करें तो मेवाड़ के बारे में, तो मेवाड़ में जो गुलिहोत राजवंश था, किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किसके समय में था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में गुलिहोत राजवंश था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जो तो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, ठीक है। यहाँ पे ये चीज याद रखना। गुलिहोत राजवंश की एक शाखा थी सिसोदिया राजवंश, जिससे जो तो महाराणा प्रताप का संबंध था, ठीक है। तो सिसोदिया राजवंश का जो शासक था हमीर देव, कौन, हमीर देव। तो ये जो हो तो एमबीटी के समय में, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो हो तो मेवाड़ को क्या करवा लेता है, स्वतंत्र करवा लेता है, ठीक है। कौन, हमीर देव। किस राजवंश से था, तो सिसोदिया राजवंश से था, ठीक है। फिर यदि हम इसमें आगे बात करें, तो यहाँ पर एक शासक होता है राणा कुंभा। राणा कुंभा ने पूछेगा क्वेश्चन कि विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी, विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी, तो राणा कुंभा ने करवाई थी 1448 ईस्वी में। कब, 1448 ईस्वी में, यहीं पे चित्तौड़गढ़ के किले में, ठीक है। फिर यहाँ पे राणा कुंभा का जो लड़का होता है, बेटा, वो कौन है, राणा सांगा, जो किसके समकालीन था, बाबर के। किसके समकालीन था, बाबर के। और बाबर के साथ इसका युद्ध भी होता है। मैं एक बार यहाँ पे देखता हूँ साइनिंग आ रही कि नहीं,
थोड़ा आ रही है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करता हूँ। तो ये किसके समकालीन था? ये समकालीन था राणा सांगा बाबर के, और बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है, खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा पराजित होता है। कब होता है? 1527 में। अभी जब हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। फिर राणा सांगा का लड़का होता है राणा उदय सिंह, और फिर राणा उदय के लड़के होते हैं कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप किनके बेटे थे? राणा उदय सिंह के, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, महाराणा प्रताप का फिर एक युद्ध होता है जो तो 1576 में। कब? 1576 ईस्वी में युद्ध होता है हल्दी घाटी का। किसका? हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर के साथ। किसके साथ? अकबर के साथ, ठीक है। और जिसमें किताबों में लिखा है कि महाराणा प्रताप इसमें क्या होते हैं? पराजित होते हैं, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि पराजित भी हुए होंगे तो इसमें कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनके पास सेना बहुत कम होती थी, 5 से 10 हजार की सेना, और यहाँ इनके पास 50,000 और लाखों की सेना होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं। महाराणा प्रताप के बाद जो हो तो ये जब जहांगीर आया, कौन? अकबर का बेटा जब जहांगीर शासक बनता है, तो जहांगीर के शासनकाल में महाराणा प्रताप के जो बेटे होते हैं तो उनके समय में मेवाड़ को यानी चित्तौड़ को मुगल सल्तनत में मिला लिया जाता है। किसमें? मुगल सल्तनत में। मुगल सल्तनत में मिला लिया जाता है। मुगल सल्तनत में मिला लिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में चित्तौड़गढ़ को मुगल सल्तनत में मिला लिया गया? तो क्या बताएंगे? जहांगीर के समय में मुगल सल्तनत में मिला लिया जाता है, ठीक है। जहांगीर के कार्यकाल में। ये जहांगीर कौन थे? अकबर का बेटा था। जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा था, ठीक है। अभी जब हम मुगल सल्तनत पढ़ेंगे तो सारी चीजें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं और फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूँ, उनके आपको आंसर आपके माइंड में सोचना है, ठीक है। देखिए जैसे हम सल्तनत कालीन से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा है तो वहां से उठाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पे आगरा को राजधानी किसने बनाया? आगरा को राजधानी किसने बनाया और आगरा की स्थापना कब हुई? आगरा को राजधानी किसने बनाया और आगरा की स्थापना कब हुई? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? और सल्तनत कालीन ऐसा कौन सा जो है शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया? युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में मारा गया, ठीक है। मैं इसमें बहुत शार्ट में लिख रहा हूँ, युद्ध के मैदान में मारा गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको बताना है, युद्ध के मैदान में मारा गया। और यदि हम इसमें बात करें तो गुलरुखी के नाम से, गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था? तो ये बताना है आपको, गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता है ये बताना है आपको। और यहाँ पे बताना है कि लोधी वंश का कौन सा शासक था जिसने ज्वाला देवी मंदिर को, ज्वाला देवी मंदिर को तहस नहस किया? ज्वाला देवी मंदिर को, ज्वाला देवी मंदिर को तहस नहस किया, ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ पे तो नवरोज प्रथा पर, नवरोज प्रथा को किसने लागू किया, किसने चालू किया? नवरोज प्रथा को किसने चालू किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन काफी आगे पीछे लेकर के चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे यदि लोधी वंश के बारे में है तो लोधी वंश के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और नवरोज प्रथा को किसने चालू किया? सिजदा एवं पैबोस, सिजदा एवं पैबोस प्रथा को किसने चालू किया? सिजदा एवं पैबोस, पैबोस प्रथा को किसने लागू किया? पैबोस प्रथा को किसने लागू किया, ठीक है। और इसके अलावा सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय पर हुए? सल्तनत कालीन का कौन सा शासक था जिसके समय में सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ, ठीक है, जिसके समय में सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ। और यदि हम इसके अलावा और बात करें तो एकता प्रणाली किसने चालू की? एकता प्रणाली को बंद किसने किया और एकता प्रणाली को पुनः किसने चालू किया, ठीक है। एकता प्रणाली के बारे में 3 पॉइंट है। एकता प्रणाली सबसे पहले किसने लागू किया? एकता प्रणाली किसने लागू की, ठीक है। एकता प्रणाली लागू किसने किया और एकता प्रणाली को बंद किसने किया? चालू किसने किया? सबसे पहले किसने चालू किया, फिर बंद किसने किया और इसके बाद फिर पुनः किसने चालू किया? पुनः किसने चालू किया? तो तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपको सोचने हैं। और यदि हम यहाँ से बात करें तो सीरी नामक किला किसने बनवाया था? सीरी नामक किला, सीरी नामक किला
सीरी का किला, सीरी का किला और सीरी नामक नगर, सीरी नामक नगर, मैंने दोनों पॉइंट बताए हैं। सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की और सीरी का किला की स्थापना किसने की, ठीक है। और यदि हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे सल्तनत कालीन सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय में हुआ था। चंगेज खां का आक्रमण कब हुआ था, चंगेज खां का आक्रमण, चंगेज खां का आक्रमण किसके समय पर हुआ था, ये भी बताना है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये चंगेज खां और तैमूर लंग कहाँ के निवासी थे, ठीक है, ये दोनों कहाँ के निवासी थे, तो ये भी बताना है आपको, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे आगे बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली सल्तनत पर जो तो पहली बार अफगानों का शासन कब हुआ, अफगानों का शासन कब हुआ, ठीक है, ये बताना है आपको। और यदि हम यहाँ से और बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे माइंड में, और मुझे लगता है कि जो हमने पढ़ा है पिछले लेक्चरों में, तो वहाँ से आपको अपने आप से काफ़ी सारे क्वेश्चन बना करके पढ़ना चाहिए। और वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पे हम ब्रेक ले लेते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें से हमको करना है क्या, भक्ति आंदोलन। थोड़ा सा भक्ति आंदोलन के बारे में समझ लेते हैं ताकि कल पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। भक्ति आंदोलन में क्या है कि इस समय आप देख रहे हैं कि जो जितने ज्यादातर राजवंश चल रहे हैं तो उसमें से शासक कौन बन रहे हैं, मुस्लिम शासक बन रहे हैं, ठीक है, कौन बन रहे हैं, मुस्लिम शासक बन रहे हैं। अब हिंदुओं का एक तरीके से जो हिंदू शासक थे उनका खात्मा हो चुका है, एक तरीके से दाइंडी है, ठीक है। तो यहाँ पर शासक कौन है, मुस्लिम शासक है। अब यहाँ पर जो है तो क्या है, एक चेतना जागृत होती है जो सनातन के अनुयायी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक भक्ति आंदोलन ऐसा क्यों हो रहा है कि इसी समय पर भक्ति आंदोलन जो हो तो चालू हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बात का संकट लोगों के ऊपर मंडरा रहा है कि यदि हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, संत आते हैं, और वो जो हो तो इसको भक्ति आंदोलन को प्रमोट करते हैं। कोई संकीर्तन करने के लिए बोलेगा, कोई कृष्ण चैंटिंग करने के लिए बोलेगा, कोई राम से जोड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हो तो अपनी प्रथा को, अपने धर्म को बचाए रखने के लिए ये सब यहाँ पर जो हो तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बंगाल से कैसे कैसे चैतन्य महाप्रभु, इधर से तुलसीदास, उत्तर प्रदेश से मीराबाई और सूरदास जैसे बहुत सारे लोग जो हो तो यहाँ पर समय समय पर आते हैं और जो हो तो अपने भक्ति आंदोलन में यानी सनातन से जोड़ने का प्रयास करते हैं लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।